नमस्कार मित्रों देखिए, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल एटमॉस्फेयर। ये जो चैप्टर है वायुमंडल दोस्तों, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट की दृष्टि से बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी इसमें आपको। तो दोस्तों, स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वाले, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले इसे अवश्य देखें। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं वायुमंडल। तो सबसे पहले वायुमंडल कहते किसे हैं? तो दोस्तों देखिए, वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली गैसों, धूलिकणों तथा जलवाष्प के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी गैसें पाई जाती है, धूल के कण जो वायु में उड़ रहे हैं, धूल कण होती है, जलवाष्प होते हैं, ये सारे के सारे अपनी पृथ्वी के आसपास इर्द गिर्द कैसे टिके हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और इन सभी आवरण को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल। अब वायुमंडल के संगठन, तो वायुमंडल का निर्माण दोस्तों किन किन चीजों से और किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है? तो देखिए, वायुमंडल है जो है ये 3 आधारभूत तत्व या संगठनों से मिलकर बना है। एक है गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरी है एरोसोल। ये 3 जो तत्व है इनसे मिलकर वायुमंडल बना है दोस्तों। किस किस से? गैस, जलवाष्प तथा एरोसोल। अब इन तीनों की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम गैस के बारे में। गैस जो है दोस्तों, गैसों के यांत्रिक मिश्रण को ही वायु कहा जाता है। वायु किसे कहते हैं? गैसों का जो यांत्रिक मिश्रण होता है इसे ही वायु कहा जाता है। और यही अगर गतिशील हो जाए तो गतिशील वायु को ही क्या कहा जाता है? हवा या पवन। हवा या पवन गतिशील को कहते हैं और यांत्रिक मिश्रण को हर जगह उपलब्ध है उसे वायु कहा जाता है। आगे चलते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल माना कि अपना जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत 100% हम मान लें। तो इस 100% में से सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, वो देखते हैं हम। तो देखिए, इस वायुमंडल में आयतन के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। कितनी है? 78.08%। 78.08% क्या है? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%। दोस्तों, ये आपको आंकड़े याद रखने हैं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए और यूजीसी नेट के लिए। सीधा सा क्रम से पूछते हैं कि निम्न में से सही व्यवस्थित क्रम कीजिए। 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में से सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाई, फिर ऑक्सीजन, या ऐसे दे देंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सबको आपको व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। नाइट्रोजन है, ये है 78.08% जो सर्वाधिक है। और दूसरे नंबर पर वायुमंडल जो गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95% वायुमंडल के आयतन का, है ना। तीसरी है आर्गन, वो है 0.93%। तीसरे नंबर पे कौन सी है? 0.93% आर्गन। चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ज़्यादातर हम यहाँ चकरा जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम तीसरे नंबर पे ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आता है 0.036%। ये बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ है 2016 में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.036% है वायुमंडल के अंदर, और सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगली जो 5 नंबर की है वो नियोन होती है वायुमंडल में, 0.002%। नियोन कितना है आयतन इसका? 0.002%। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, और वो है 0.001%। और लास्ट में हीलियम 0.0005%। ये सारे के सारे आंकड़े दोस्तों आपको याद रखने हैं। सभी के सभी के आंकड़े वेरी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हीलियम जो है कितनी है? 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001%, नियोन 0.002%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%, आर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 20.95%, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में 78.08%। दोस्तों देखिए,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हम देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल के आयतन का 99% से भी अधिक है। वायुमंडल के कुल आयतन का इन दोनों गैसों का आयतन कितना है? 99% से अधिक। इसके अलावा जो पीछे प्रतिशत बच रहा है वो सारी गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वायुमंडल का लगभग 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई की ओर, धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं हम तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के अंदर जितने संघटक है ये सारे के सारे 97% तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। उसके ऊपर अधिकतम ऊंचाई इसकी 10,000 किलोमीटर से अधिक मानी जाती है, लेकिन 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के 97% गैसें वगैरह, जलवाष्प, धूलिकण सभी पाए जाते हैं संघटक। आगे देखिए दोस्तों, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है इनको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्थिर गैस या स्थायी गैस, कॉन्स्टेंट या स्थायी का मतलब परमानेंट गैस। दूसरी है परिवर्तनशील गैस। देखिए दोस्तों, वायुमंडल जो गैसें पाई जाती है इनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो स्थिर गैस होती है या स्थायी गैस होती है, दूसरी होती है अपनी परिवर्तनशील गैस, यानी कि इनमें परिवर्तन होता है और स्थिर गैस में परिवर्तन नहीं होता है। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं तो देखिए, स्थिर जो गैस है दोस्तों, स्थिर या स्थायी गैसें वे गैसें जिनका आयतन 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक या निचले वायुमंडल में स्थायी रहता है, वे स्थिर गैसें कहलाती है। धरातल से हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो इनका आयतन वायुमंडल में जो है वो स्थिर रहता है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है तो वो 78.08% ही रहती है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्थायी गैसें या स्थिर गैसें कहा जाता है। तो स्थायी गैसें होती कौन कौन सी है? ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, अभी जो हुआ था 2020 में जनवरी में जो पेपर हुआ था इसमें आया था स्थिर गैस स्थिर गैस कौन सी है, तो उसके अंदर देख लेना आप क्वेश्चन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तीन जो गैसें हैं दोस्तों ये स्थायी गैसें होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। कहने का मतलब वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्रम से जो तीनों ऊपर वाली गैसें हैं, कौन सी? सबसे ऊपर नाइट्रोजन थी, कितने प्रतिशत थी? 78.08। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पर थी? 20.95%। आर्गन कितनी थी? 0.93%। तो ये तीनों गैस जो है स्थिर या स्थायी गैसें हैं। अब इन गैसों की देख लेते हैं थोड़ी सी विशेषता। तो देखिए, नाइट्रोजन जो गैस है दोस्तों, वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनमें सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का। परंतु ये अन्य गैसों के समान अधिक सक्रिय नहीं होती। नाइट्रोजन का प्रतिशत तो अधिक है लेकिन ये अन्य गैसों की तरह अधिक सक्रिय नहीं होती है। नाइट्रोजन गैस की खोज दोस्तों 1772 ईस्वी में रेदरफोर्ड के द्वारा की गई। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रेदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में। नाइट्रोजन वायुमंडल में सामान्यतः 7 रूपों में पाई जाती है। नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में कितने रूपों में पाई जाती है? 7 रूपों में पाई जाती है। 7 रूप कौन कौन से हैं? एक है आणविक नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये शैल्य चिकित्सा के में भी काम में आती है। जैसे कोई दांत उखाड़ते हैं उसको निश्चेतक करने के लिए, मतलब कि बेहोश करने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग नाइलॉन के निर्माण में किया जाता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का। अगली है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड होती क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे बनती है दोस्तों, वायुमंडल के अंदर विद्युत विसर्जन के समय, विद्युत का विसर्जन होता है उस समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अगली है नाइट्रस अम्ल और लास्ट है अमोनिया और अमीनो समूह। अमोनिया जो होता है दोस्तों, अमोनिया नाइट्रोजन का ये विशेष प्रकार है। अमोनिया ये एक रंगहीन वे सर्वाधिक गंध देने वाली गैस है। सबसे ज्यादा गंध देती है ये और रंगहीन होती है।
जब उच्च दाब व उच्च ताप पर अमोनिया को CO2, उच्च दाब अधिक दाब पर और अधिक तापमान पर अमोनिया को CO2 के साथ मिलाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाए, तब ये यूरिया का निर्माण करती है। यूरिया का निर्माण कैसे करते हैं दोस्तों? तो अमोनिया को क्या करते हैं, उच्च दाब और उच्च ताप पर किसके साथ क्रिया कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तब किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया में जब हम शौचालयों में जाते हो आप, दुर्गंध आती है, उसका कारण क्या है कि वहां पर अमोनिया गैस होती है। कौन सी होती है? अमोनिया। नेक्स्ट है एमिनो समूह। एमिनो समूह जो होता है दोस्तों, वो नाइट्रोजन निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और अमीनो समूह जो है वो जो बनता है दालों के अंदर प्रोटीन, उसके लिए सहायक होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन को जीवित जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जो गैस है उसको हम जीवित जो जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हम नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों से, पौधे जो होते हैं मिट्टी से अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को अमोनियम नमक के रूप में प्राप्त करते हैं, जबकि जंतु नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं? पेड़ पौधों को उनका भक्षण करते हैं। जैसे हम मानते हैं दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी जिसे दालें प्राप्त होती है, जैसे मूंग, उड़द, मोट, ये जो होते हैं दोस्तों, इनकी जड़ों में एक सेहतजीवी जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है दोस्तों? ये राइजोबियम जो है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। वायुमंडल जो नाइट्रोजन होती है उसके यौगिक के रूप में उसको परिवर्तन करके उसको काम में ले लेती है। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित नाइट्रेट तथा नाइट्राइड का पादपों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, और पादपों का उपयोग फिर हम कर लेते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन को हम प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ये भी स्तर गैस या स्थायी गैस है, और ऑक्सीजन की खोज की थी सीले वे प्रिस्टली। ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होती है। ऑक्सीजन जो गैस है वो अत्यधिक सक्रिय होती है क्योंकि ये जीव मंडल के अधिकांश तत्वों में आसानी से मिल जाती है। जीव मंडल के जो अधिकांश तत्व है उसमें आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जीवों के द्वारा श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली समस्त ऑक्सीजन पादपों एवं फाइटोप्लैंक्टन के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित हुई है। पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन पाई जाती है इसका निर्माण कैसे हुआ? तो ये पादपों के द्वारा या फाइटोप्लैंक्टन जो महासागरों के अंदर हरी घास पाई जाती है, शैवाल पाए जाते हैं, उनके द्वारा, उनका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निर्मित हुई है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। ऑक्सीजन कैसी होती है? अनुचुंबकीय प्रकृति की। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती अपितु जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों स्वयं जलती नहीं है लेकिन जलने में सहायक होती है। ये हो गई अपनी स्तर गैसें या स्थायी गैसें। इसको दोस्तों आप साथ के साथ चाहो तो नोट्स बना सकते हो, PDF फाइल मिल जाएगी आपको। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। राकेश चौधरी सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, राकेश बादू सर्च करोगे तो भी टेलीग्राम चैनल आ जाएगा आपके सामने। उस पर आपको सारी PDF मिलेगी, क्वेश्चन मिलेंगे ज्योग्राफी से संबंधित। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं परिवर्तनशील गैसें। ये क्या होती है दोस्तों? तो ये हमेशा परिवर्तन होते रहता है इनकी आयतन वायुमंडल में। ये कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ओजोन, मीथेन, जलवाष्प आदि प्रमुख है। ये सारी की सारी परिवर्तनशील गैसें हैं। अब इनका भी हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, इसका उपयोग पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। जब सूर्योदय होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उससे उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का पादप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अवरोधक होती है। इससे हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है।
तथा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। दोस्तों देखिए, कार्बन डाई गैस की जैसे ये परत है, अब सूर्य से जो विकिरणें आ रही है, किरणें आ रही है सूर्य से, वो क्या होती, उसके लिए तो ये पारदर्शी है, सीधी नीचे धरातल पर लौट जाती है। लेकिन कार्बन डाई की मात्रा अधिक हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये पार्थिव विकिरण जो होती है पृथ्वी से, सूर्य की किरणें पृथ्वी से टक्कर खा के वापस लौटती है, तो पार्थिव विकिरण के लिए अवरोधक होती है, उसको रोक देती है। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा, अपनी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इसे ही हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओजोन। ओजोन गैस भी परिवर्तनशील गैस है दोस्तों। ओजोन ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक अणु है। ट्राई एटॉमिक का मतलब कि ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3, O3। तो ट्राई एटॉमिक अणु का मतलब हो गया 3 अणु। ओजोन जीवन रक्षक गैस है दोस्तों। जीवन रक्षक गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो आती है सूर्य से वो हानिकारक होती है और उसका ये अवशोषण कर लेती है, इसलिए वो धरातल तक नहीं पहुंचेगी, वो मानव शरीर के लिए घातक होती है, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न कर देती है, इसलिए वो हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन गैस। आगे देखिए, ओजोन जीवन रक्षक गैस है क्योंकि ये सूर्य की किरणें तरंगों को शांति नहीं दोस्तों, शोक लेती है तथा पराबैंगनी किरणों को शोक लेती है। शांति नहीं, यहाँ पर सूर्य तरंगे हैं, उनको पराबैंगनी की किरणों जो होती है, घातक जो होती है, उनको वो शोक लेती है तथा ओजोन को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। ओजोन जो परत है दोस्तों, ये पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। कौन? ओजोन। ओजोन का लगभग 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो है इसका 90% भाग समताप मंडल में होता है, जिसे अच्छा ओजोन के नाम से जाना जाता है, जबकि 10% भाग सौरमंडल में पाया जाता है, जिसे बुरा ओजोन के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी? ओजोन और जलवाष्प जो ये दोनों ही है दोस्तों, ये प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस का घनत्व अधिक पाया जाता है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस का घनत्व अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। ये नेट के अंदर बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, याद रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, आप अच्छे से लिखते रहना, साथ के साथ पेन और रजिस्टर रखना और इसको साथ के साथ ऐड करते रहना। ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी है और आपको इसके वायुमंडल टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नेट के किसी भी पेपर दे लो आप ज्योग्राफी संबंधित, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडलीय ओजोन 2 थी, एक 90% समताप मंडल में थी और 10% सौरमंडल में। तो समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो पृथ्वी की रक्षा कवच का या सुरक्षा कवच का कार्य करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो आती है उनको शोक लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन एक अस्तर गैस है क्योंकि इसका निर्माण एवं विनाश होता रहता है, ये बनती रहती है और खत्म होती रहती है। जैसे आप थोड़े दिनों पहले पढ़ा होगा ओजोन के अंदर छिद्र हो गया, फिर अभी आपने पढ़ा होगा धीरे धीरे वो छिद्र मिट रहा है, कम हो रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों ओजोन बनती है और इसका विनाश होता रहता है, इसलिए ये अस्तर गैस है। 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पराबैंगनिक विकिरण या तड़ित झंझा के दौरान, अब देखिए ओजोन जो है वो बनती कैसे है। तो देखिए, वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, पराबैंगनिक विकिरण या तड़ित झंझा सूर्य किरणों के द्वारा तंदित झंझा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत विसर्जन के कारण ऑक्सीजन के अणुओं का विखंडन हो जाता है। जैसे ये ऑक्सीजन है तो इसके अणु विखंडन हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे इसके अणु, ठीक है, अलगाव होता रहता है। इस ऊंचाई पर वायु अत्यधिक विरल होती है, वायु बहुत ही कम होती है। कहाँ पर? 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसलिए ये ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के किसी दूसरे अणु से नहीं मिल पाते हैं। तो ये ऑक्सीजन का परमाणु
दूसरे अणु से नहीं मिल पाता है और ये टूट गए तो अलग अलग वहीं बिखरते रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ऑक्सीजन का अणु पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ओजोन का निर्माण करते हैं। अब देखिए 30 से 60 किलोमीटर पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अणु क्या करेगा, उसके परमाणु के साथ मिलेगा तो ओजोन का निर्माण हो जाएगा। O2 O के साथ मिलेगी तो O3 मतलब ओजोन का निर्माण हो जाएगा। अधिकांश ओजोन का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है, तो अधिकांश ओजोन का निर्माण उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वायुमंडल में होता है। कहाँ पर होता है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर निर्माण अधिक होता है। तत्पश्चात क्या होता है, ओजोन के कुछ भाग का ऊपरी वायुमंडल में हवा के संचार द्वारा उच्च अक्षांशों की ओर परिवहन व स्थानांतरण हो जाती है। तो सर्वाधिक बनती कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास, मतलब कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में। फिर इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकते खिसकते शीत कटिबंध ध्रुव की ओर चली जाती है। ये होगी दोस्तों ओजोन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम जलवाष्प। जलवाष्प क्या होती है दोस्तों, तो देखिए यद्यपि जलवाष्प की गणना वायुमंडलीय गैसों के अंतर्गत की जाती है। हमने देखा था अस्थायी गैसें, अस्थायी गैसों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जलवाष्प, ये सारे के सारे अस्थायी गैसें थी। इसलिए यद्यपि जलवाष्प की गणना वायुमंडलीय गैसों के रूप में की जाती है, परंतु इसकी अलग से विवेचना इसलिए आवश्यक है कि ये वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके कारण संघनन एवं वर्षण के विभिन्न रूप एवं प्रकार संभव हो जाते हैं। जलवाष्प के कारण क्या होता है, संघनन एवं वर्षण के विभिन्न रूप। संघनन और वर्षण के विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बादलों का बनना, कोहरा, तुषार, पाला, ओलावृष्टि, जल वर्षा, ये सारे के सारे जलवाष्प के संघनन से ही निर्मित होते हैं। जलवाष्प जो होती है उसकी संघनन की प्रक्रिया से ही निर्मित होते हैं। और ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था, अभी जनवरी 2020 वाले में ये आया था, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में अधिकतम कितनी हो सकती है, तो उसके अंदर 5% सही उत्तर है। और ये खास तौर से याद, छोटी छोटी लाइनें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो जलवाष्प की वायुमंडल में अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, तो 5%, इससे अधिक नहीं हो सकती है। जलवाष्प की मात्रा तापमान से प्रभावित होती है दोस्तों, किससे प्रभावित होती है, तापमान से। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में सामान्यतः कमी आती जाती है। अब देखिए तापमान से प्रभावित कैसी होगी, ये अपना ग्लोब है और ये 0 डिग्री है, इसके आसपास तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होगा, जल का वाष्पीकरण अधिक होगा और वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा भी अधिक पाई जाएगी। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तापमान कम होगा, कम होने की वजह से वाष्पीकरण कम होगा और वाष्पीकरण कम होने की वजह से जलवाष्प की मात्रा भी कम पाई जाएगी। आगे चलते हैं। सौर विकिरण का वायुमंडल में सर्वाधिक अवशोषण जलवाष्प के द्वारा किया जाता है। सौर विकिरण जो होती है, सूर्य की किरणें, उनका अवशोषण वायुमंडल में सर्वाधिक कौन करता है, तो जलवाष्प उनका अवशोषण करती है। तथा साथ ही जलवाष्प बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के कुछ भाग का भी अवशोषण करती है। पार्थिव विकिरण मतलब सूर्य की किरण आई और वापस पृथ्वी से टक्कर खा के जा रही, इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। और इसका भी अवशोषण कौन करती है, जलवाष्प, इसलिए इससे भी एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में माना जाता है। कौन कौन सी हो गई ग्रीन हाउस गैस से को दोस्तों, देखिए जलवाष्प हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग रहता है। मतलब कि धरातल के पास में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुल जलवाष्प का 90% पाया जाता है। जो जलवाष्प होती है, माना कि वायुमंडल में 100% जलवाष्प है तो उसका 90% भाग तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाएगा। तीसरा जो है वो है एरोसोल। वायुमंडल का घटक 3 थे, ये गैसें थी, दूसरा जलवाष्प था और तीसरा एरोसोल। तो वायु के संघटक में तीसरा जो है वो है एरोसोल। एरोसोल होता है क्या दोस्तों, एरोसोल होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, मतलब कि जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, उनको नापने की ये इकाई है।
तो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक के व्यास वाले निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसोल कहा जाता है। तरल बूंदें होती है जो जल की तरल बूंदें एकदम, और जो कण होते हैं रेत के कण बिल्कुल महीन कण होते हैं, बिल्कुल जो आपकी खुली आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आकार कितना होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास वाले निलंबित कणिकीय पदार्थ। ये क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये धूल के कण हो सकते हैं, राख हो सकती है, कालिक हो सकती है, नमक के कण, ये आदि एरोसोल है। ये सब के सब एरोसोल की श्रेणी में आते हैं। धूल के कण, नमक के कण, ये जो होते हैं इनके चारों ओर जल वाष्प के संघनन के कारण संघनन के विभिन्न रूप बनते हैं। जो धूल के कण होते हैं दोस्तों वायुमंडल में, जो धूल के कण व नमक के कण होते हैं, इनके चारों ओर क्या होता है, जल वाष्प के संघनन के कारण जल वाष्प जो होती है इसके चारों ओर जम जाएगी। पानी जो होता है दोस्त, जल वाष्प जो होती है वो खुद कहीं रुक नहीं सकती, वो किसी कण के चारों ओर मतलब आर्द्रता आ जाएगी उसके अंदर, पानी उसके अंदर सोख लेगा, जो धूल के कण वगैरह होते हैं। तो वायु में जो उड़ रहे हैं इनके साथ जल वाष्प जम जाती है और इससे ही संघनन के विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे वर्षा इसी से होती है, बादल इसी से बनते हैं, कोहरा इसी से बनता है, तुषार या पाला भी इसी से बनता है, आदि का निर्माण होता है किससे? एरोसोल से। इसलिए इन्हें आर्द्रता ग्राही नाभिक भी कहा जाता है। आर्द्रता ग्राही नाभिक किसे कहा जाता है दोस्तों? एरोसोल को, धूली कणों को, धूल के कणों को क्या कहा जाता है? आर्द्रता ग्राही नाभिक। धूली कणों के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है और इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये हुआ दोस्तों अपने वायुमंडल के संगठन और वायुमंडल की परिभाषा। आगे हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। दोस्तों हम डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सारी जानकारी मिलेगी, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की नहीं जा सकता है। 100% हम यही कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार कर रहे हैं। आप हमारा साथ बनाए रखिए, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वालों के साथ, ताकि उनको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।